Thinking Fast and Slow, बुक समरी, नरेटेड बाय एआई मशीन ब्रायन। एक फिल्मी कहानी की कल्पना। हम दो मुख्य किरदारों के बीच एक फिल्मी कहानी की कल्पना करते हैं जिसमें ट्विस्ट, ड्रामा और सस्पेंस भरा हो। सिस्टम वेट, सहज, स्वाभाविक और सहज ज्ञान पर आधारित है, जबकि सिस्टम 2 सोच समझकर किए जाने वाले कामों को अंजाम देता है। ये दोनों सिस्टम मिलकर हमारे विचारों, फैसलों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। सिस्टम 1 तुरंत प्रतिक्रिया। सिस्टम 1 बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया करता है। कई बार तो ये अनजाने में ही हो जाता है। मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक तेज आवाज आती है। आप क्या करेंगे? आवाज सुनकर आपका ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाएगा। यह सिस्टम 1 का कमाल है। हमारे विकास क्रम के दौरान हमें तेजी से प्रतिक्रिया करने और फैसले लेने की क्षमता मिली, जो हमारी जान बचाने में मदद करती है। सिस्टम 2 सोच विचार कर निर्णय। जब हम अपने फैसलों, सोच और विचारों के पीछे दिमाग के जिस हिस्से को जिम्मेदार मानते हैं उसकी बात करते हैं, तो हम सिस्टम 2 की बात कर रहे होते हैं। आत्मनियंत्रण, निर्णय लेना और जानबूझकर ध्यान देना, ये सब सचेत मानसिक क्रियाएं हैं। उदाहरण के तौर पर भीड़ में किसी खास महिला को ढूंढ रहे हैं। आपका दिमाग उस महिला की पहचान के लक्षण याद करने पर ध्यान देगा, हर वो जानकारी जो उसे ढूंढने में आपकी मदद करे। ये एकाग्रता बाकी सब चीजों को दिमाग से हटा देती है और भीड़ में मौजूद दूसरे लोग आपको शायद ही दिखाई देते हैं। अगर आपका ध्यान भंग नहीं हुआ तो आप उसे कुछ मिनटों के अंदर ढूंढ सकते हैं, पर अगर आपका ध्यान भटक गया तो शायद आपको उसे ढूंढने में परेशानी होगी। आने वाले हिस्से में हम देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। लेसन: A lethargic mind may make mistakes and lower IQ। एक क्लासिकल सवाल। इन दो सिस्टम की तुलना करने के लिए आइए एक क्लासिकल सवाल पर काम करते हैं। बल्ले और गेंद का सवाल। एक बल्ला और गेंद का कुल दाम है Rs1.10। बल्ला: गेंद से Rs1 ज्यादा महंगा है, बताइए गेंद का दाम क्या है? सिस्टम 8 झटपट जवाब। सिस्टम 1 सीधा और बिना सोचे समझे काम करता है, तो आपने शायद R0.10 सोचा होगा, पर यह जवाब गलत है। अब थोड़ा गणित लगाकर सही जवाब निकालते हैं। क्या आपको अपनी गलती समझ में आई? सही जवाब है R0.5। आपने झटपट जवाब इसलिए दिया क्योंकि आपका आवेगी सिस्टम ब्रेन बीच में आ गया, लेकिन इसने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। सिस्टम 2 को बुलाना। ज्यादातर मामलों में सिस्टम 1 जो भी समस्या वो समझ नहीं पाता, उसे सुलझाने के लिए सिस्टम 2 की मदद लेता है। पर बल्ले और गेंद के इस सवाल में सिस्टम 1 को धोखा हो जाता है। उसे लगता है ये सवाल बहुत आसान है और वो इसे खुद ही सुलझा लेगा। हमारा मानसिक आलस, बल्ले और गेंद वाला यह सवाल दिखाता है कि हम दिमागी कामों में आलस करते हैं। हर काम के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते समय हम कोशिश करते हैं कि कम से कम ऊर्जा लगे। यह कम से कम मेहनत का उसूल है। जब दिमाग को लगता है कि सिस्टम 1 से ही काम चल जाएगा, तो वह सिस्टम 2 से जवाब को दोबारा जांचना नहीं चाहेगा, क्योंकि सिस्टम 2 ज्यादा ऊर्जा खर्च करवाता है। सिस्टम 2 की अहमियत: यह लापरवाही सही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा दिमागी बल सिस्टम 2 में ही है। कई शोधों में यह बात सामने आई है कि ध्यान लगाने की शक्ति और आत्मनियंत्रण जैसी चीजें जो सिस्टम 2 से आती हैं, किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी को बहुत बढ़ा देती हैं। बल्ले और गेंद वाले सवाल में अगर हम अपने मन को थोड़ा और लगाते तो सिस्टम 2 से जवाब की जांच कर लेते और ये आम गलती नहीं करते। आलस करके और सिस्टम 2 का सही इस्तेमाल न करके हमारा दिमाग ही हमारी बुद्धिमानी की राह में रोड़ा बन जाता है। लेसन: ऑटो पायलट। वाई वी समटाइम्स बिहेव विदाउट थिंकिंग। शब्दों का प्रभाव। अधूरा शब्द SOP। देखकर आपके मन में क्या आता है? शायद कुछ भी नहीं। अब पहले EAT शब्द के बारे में सोचिए, उसके बाद SOP को फिर से पढ़िए। अब शायद आपको इसमें SOP शब्द दिखाई देगा। यह प्राइमिंग की प्रक्रिया है। किसी शब्द, विचार या घटना से हमारा सामना होने पर इससे जुड़े हुए दूसरे शब्दों, विचारों और घटनाओं को याद करने का हमारा मन तैयार हो जाता है। मतलब हमारा दिमाग प्राइम हो जाता है। अगर ऊपर के उदाहरण में EAT की जगह शावर होता, तो शायद आप
SOP को पूरा करके SOAP लिखते। प्राइमिंग का असर हमारे विचारों और हमारे कामों पर भी पड़ता है। जो शब्द और विचार हमारे सामने ज्यादा आते हैं, उनका हमारे मन और शरीर पर प्रभाव होता है। एक रिसर्च में देखा गया कि जब लोगों को बूढ़ेपन से जुड़े शब्द जैसे फ्लोरिडा या रिंकल बार बार दिखाए गए, तो बाद में वे आम तौर पर चलने की तुलना में धीमी गति से चलने लगे। प्राइमिंग की सबसे अजीब बात यह है कि हम व्यवहारों और विचारों को बिना जाने समझे प्राइम करते हैं। सामाजिक असर प्राइमिंग दिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उतना हमारे व्यवहार, हमारे फैसले और हमारी पसंद हमारे नियंत्रण में नहीं होते। इसके बजाय हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पहले से ही हमें एक दिशा में झुका देता है। कैथलीन वोस नाम की रिसर्चर ने पाया कि पैसों के बारे में सोचना लोगों को अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। पैसों से जुड़ी तस्वीरों को बार बार देखने से लोग ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं और दूसरों पर निर्भर रहना या दूसरों के कहे अनुसार काम करना कम पसंद करते हैं। वोस के अध्ययन के अनुसार जिस संस्कृति में पैसा बार बार लोगों के सामने लाया जाता है, उसमें दया और सहानुभूति जैसे गुण कमजोर होने लगते हैं। दूसरे सांस्कृतिक पहलुओं के जैसे प्राइमिंग के माध्यम से भी व्यक्ति के विचार, फैसले और व्यवहार बदले जा सकते हैं। यह परिवर्तन वापस उस समाज को बदलकर हमारी संस्कृति पर गहरा असर डालते हैं। लेसन: स्नैप जजमेंट्स, हाउ द माइंड जनरेट्स स्नैप डिसीजंस विदाउट एडिक्वेट नॉलेज। हेलो इफेक्ट और कंफर्मेशन बायस। मान लीजिए कि आप एक पार्टी में बेन से मिलते हैं और आप दोनों की अच्छी बन जाती है। बाद में कोई आपको किसी संस्था के लिए चंदा देने के बारे में पूछता है। हो सकता है आपको लगे कि बेन से बातें करके अच्छा लगा था, तो शायद वह एक अच्छा इंसान होगा और आप उसके बारे में सोचते हैं। आपने बेन के एक पहलू को पसंद किया और अब आपको लगता है कि उसके सारे पहलू अच्छे होंगे। बिना किसी को जाने भी हम अक्सर उन्हें पसंद करने लगते हैं या नापसंद। हमारे दिमाग की यह आदत कि वह कम जानकारी होने पर किसी भी चीज को बहुत आसान बनाकर समझने की कोशिश करता है, अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। जब आपने बेन के मिलनसार स्वभाव के आधार पर यह मान लिया कि बाकी सब चीजों में भी वह उतना ही अच्छा होगा, तो यह हेलो इफेक्ट का एक उदाहरण है। निर्णय लेते समय दिमाग और भी शॉर्टकट्स अपनाता है। कंफर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पक्षपात एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें हम उन जानकारियों से सहमत हो जाते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विचारों को पुष्ट करती हैं। अगर आप सवाल पूछें, क्या जेम्स मिलनसार है, तो आप दिमाग में एक ऐसी स्थिति बना देते हैं जहां आपको लगता है कि सवाल में दिया व्यक्ति मिलनसार होगा ही। शोधकर्ताओं ने पाया है कि बिना किसी और जानकारी के इस तरह का सवाल पूछे जाने पर हम तुरंत उस व्यक्ति को मिलनसार मानने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इस विचार को मान्यता देना चाहता है। हमारे मन में निर्णय लेने की इतनी जल्दी होना हेलो इफेक्ट और कंफर्मेशन बायस को बढ़ावा देता है। निर्णय लेने के लिए अक्सर हमारे पास सही जानकारी नहीं होती, इसलिए हम गलती कर देते हैं। हमारा दिमाग उन जानकारियों की कमी को भरने के लिए भ्रामक विचारों और आसान अनुमानों का इस्तेमाल करता है, जिससे हो सकता है कि हम सही निर्णय ना ले पाएं। प्राइमिंग की तरह ही ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, हमारे अनजाने में ही हमारे व्यवहार, निर्णय और विचारों को प्रभावित करती हैं। लेसन: मेंटल शॉर्टकट्स फॉर रैपिड चॉइसेस आर कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। दिमागी शॉर्टकट्स, ह्यूरिस्टिक्स, अक्सर हमें जल्दी से फैसले लेने पड़ते हैं। हमारा दिमाग इन फैसलों को आसान बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। अक्सर ये प्रक्रियाएं मददगार साबित होती हैं, पर कई बार दिमाग इनका गलत इस्तेमाल भी करने लगता है। जब हम इनका गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, तो हमसे फैसले लेने में गलतियां हो सकती हैं। आइए देखें कि सब्स्टिट्यूशन ह्यूरिस्टिक और अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या हैं और कैसे ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ह्यूरिस्टिक के अनुसार जब हमसे कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता है,
तो हमारा दिमाग उसके जवाब में एक आसान सवाल का जवाब तलाशता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, वह महिला शहर के शेरिफ का चुनाव लड़ रही है, क्या वो चुनाव के बाद अच्छा काम कर पाएगी? इस सवाल का सही जवाब देने के बजाय हम दिमाग में यह सवाल पूछ लेते हैं, क्या यह महिला देखने में एक अच्छी शेरिफ लग रही है? तो उम्मीदवार के काम के इतिहास या उसके चुनावी वादों को समझने के बजाय हम दिमाग में मौजूद शेरिफ की एक छवि से उसकी तुलना कर लेते हैं। हो सकता है उस महिला के पास अपराध रोकने के कई सालों का अनुभव हो, पर अगर वह हमारी शेरिफ की छवि पर खरी नहीं उतरती है तो हम शायद बिना सोचे समझे उसे नकार दें। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के कारण हम उन बातों की संभावना को बढ़ा चढ़ा कर देखने लगते हैं जो हमें बार बार सुनाई दी हैं या जो हमें आसानी से याद आ जाती हैं। दुर्घटनाओं के मुकाबले दिल के दौरे या स्ट्रोक से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। फिर भी एक अध्ययन में 80% लोगों ने कहा कि दुर्घटनाओं से ज्यादा मौतें होती हैं। खबरों में या हमारे आसपास ज्यादा चर्चा दुर्घटनाओं की होती है, इसलिए वे हम पर ज्यादा असर डालती हैं। इस वजह से हम अक्सर यह गलत अनुमान लगा लेते हैं कि दुर्घटनाओं में ज्यादा मौतें होती हैं। लेसन: नो हेड फॉर नंबर्स, व्हाई वी स्ट्रगल विद स्टैटिस्टिक्स एंड मेक एरर्स। बेस रेट पर विचार करना आपकी मदद कर सकता है। यह मूल रूप से अन्य सांख्यिकीय आंकड़ों की नींव है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी टैक्सी कंपनी के पास 20% पीली टैक्सी और 80% लाल टैक्सी हैं। हम यह भी मान लेते हैं कि पीली टैक्सी में बैठने का किराया 20% मामलों में ही लगता है और बाकी मामलों में लाल टैक्सी के किराए के बराबर होता है। तो अगली बार टैक्सी बुलाते समय आप बेस रेट के बारे में सोचना चाहेंगे ताकि टैक्सी के रंग का सही अनुमान लगा सकें। किसी घटना का पूर्वानुमान लगाते समय हमेशा बेस रेट को याद रखना चाहिए, पर ऐसा बहुत कम होता है। बल्कि अक्सर लोग बेस रेट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हम बेस रेट को इसलिए भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें संभावनाओं से ज्यादा अहमियत रखती हैं। फिर से टैक्सी के उदाहरण पर आते हैं। मान लीजिए लगातार 5 लाल टैक्सियां आपके सामने से गुजर जाती हैं, तो दिमाग में यह उम्मीद जगने लगती है कि अगली टैक्सी शायद पीली होगी। अगर हम बेस रेट के बारे में सोचें तो चाहे कितनी भी टैक्सियां किसी भी रंग की निकल जाए, अगली टैक्सी 80% के हिसाब से लाल ही होगी। पर हम अक्सर उस उम्मीद वाली पीली टैक्सी पर ध्यान देते हैं और अंदाजा लगाने में गलती कर देते हैं। बेस रेट को नजरअंदाज करना उन लोगों के लिए भी मुश्किल है जो आंकड़ों के साथ काम करते हैं। दिमाग में यह बात बिठाना बहुत मुश्किल है कि हर चीज का एक औसत होता है और हर चीज उस औसत पर ही लौट कर आएगी। अंग्रेजी में इस विचार को रिग्रेशन टू द मीन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक फुटबॉल खिलाड़ी जिसका औसत हर महीने 5 गोल का है और वह सितंबर में 10 गोल करता है तो शायद कोच बहुत खुश होगा। पर अगर साल के बाकी महीनों में वह हर महीने 5 गोल ही करेगा तो हो सकता है कोच उसे अपनी फॉर्म न बनाए रखने के लिए डांट भी दे। पर कोच का यह व्यवहार उस खिलाड़ी के साथ अन्याय है क्योंकि वह केवल औसत पर वापस आ रही है। लेसन: पास्ट इम्परफेक्ट, व्हाई वी रिकॉल इवेंट्स रिट्रोस्पेक्टिवली। हमारी यादें भरोसेमंद नहीं होती। यादों को लेकर हमारे पास 2 अलग अलग एहसास होते हैं जिनकी वजह से किसी घटना के बारे में अलग अलग विचार बनते हैं। पहला पहलू है हमारा अनुभव करने वाला स्वयं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। ये हमारे ताजा एहसासों को दर्ज करता है, मतलब ये पूछता है अभी कैसा लग रहा है। दूसरा पहलू है याद करने वाला स्वयं, रिमेंबरिंग सेल्फ, जो घटना के बाद ही उसे पूरा समझ पाता है और सवाल पूछता है कुल मिलाकर यह कैसा रहा। जो एहसास हम किसी घटना के दौरान महसूस करते हैं वे ज्यादा सही होते हैं। इस हिसाब से हमारा अनुभव करने वाला स्वयं ज्यादा सही रिपोर्ट देता है। पर हमारी यादों पर हमारा याद रखने वाला स्वयं ही हावी होता है, जो कि ज्यादा भरोसेमंद नहीं है क्योंकि वह किसी भी घटना को उसके गुजर जाने के बाद ही दिमाग में बिठाता है। हमारे याद करने वाले स्वयं का अनुभव करने वाले स्वयं पर हावी होने के 2 कारण हैं।
पहला है ड्यूरेशन नेग्लेक्ट। ड्यूरेशन नेग्लेक्ट मतलब हम किसी घटना के बारे में सोचते समय उसकी लंबाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरा है पीक एंड रूल। पीक एंड रूल जिसके अनुसार हम किसी घटना पर फैसला करते समय उसके आखिरी कुछ पलों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। एक अध्ययन में ऐसे लोगों से पूछा गया जिन्होंने कोलोनोस्कोपी करवाया था। इसमें देखा गया कि हमारा याद करने वाला स्वयं किस तरह काम करता है। कोलोनोस्कोपी की प्रक्रिया से पहले मरीजों को 2 समूहों ग्रुप में बांटा गया। पहले समूह के मरीजों के लिए यह प्रक्रिया काफी लंबी रखी गई, जिसमें कम तकलीफ होती है। दूसरे समूह के लिए यह प्रक्रिया छोटी रखी गई पर ज्यादा दर्दनाक होती है। तार्किक रूप से ऐसा लगता है कि लंबी प्रक्रिया वाले मरीज ज्यादा तकलीफ में होंगे और अपनी यादों में इस प्रक्रिया से नाराज होंगे। प्रक्रिया के दौरान भी ऐसा ही देखा गया। जिनकी प्रक्रिया लंबी चली थी उन्होंने उस दौरान ज्यादा दर्द बयां किया, पर बाद में जब याद करने वाला स्वयं सामने आ गया तो छोटी पर अधिक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे हुए मरीज ज्यादा दुखी महसूस कर रहे थे। यह सर्वे ड्यूरेशन नेग्लेक्ट, पीक एंड रूल और गलत यादों का एक अच्छा उदाहरण है। लेसन माइंड ओवर मैटर, हाउ चेंजिंग आवर अटेंशन मे चेंज आवर आइडियाज एंड एक्शंस। दिमाग अलग अलग कामों के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल अलग तरीके से करता है। जब हमारा ध्यान और ऊर्जा कम लग रही होती है तब हम संज्ञानात्मक सुगमता कॉग्निटिव ईज की स्थिति में होते हैं। पर जब हमें अपना ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित करना होता है तो दिमाग को बहुत ज्यादा ऊर्जा और मेहनत लगानी पड़ती है। इस स्थिति को संज्ञानात्मक तनाव कॉग्निटिव स्ट्रेन कहते हैं। दिमाग में ऊर्जा के इस बदलाव का हमारे व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। जब हम संज्ञानात्मक सुगमता की स्थिति में होते हैं तो हमारा सहज सिस्टम एक विचारों पर हावी हो जाता है। हमारा तार्किक सिस्टम 2 कमजोर हो जाता है, जिसे चलाने में बहुत ऊर्जा लगती है। इस स्थिति में हम ज्यादा सहज हो जाते हैं, हमारी रचनात्मकता बढ़ जाती है और हम खुश रहते हैं, पर साथ में गलतियां करने की संभावना भी बढ़ जाती है। संज्ञानात्मक तनाव की स्थिति में हमारे अंदर सतर्कता बढ़ जाती है और सिस्टम 2 काम संभाल लेता है। सिस्टम 1 के मुकाबले सिस्टम 2 हमारे हर फैसले को दोबारा जांचता है, इसलिए हमारी रचनात्मकता कम हो जाती है पर गलतियां भी कम होती हैं। आप खुद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यह तय कर सकते हैं कि किसी काम में कितनी मानसिक ऊर्जा लगाकर कितना ध्यान देना है। कभी कभी संज्ञानात्मक सुगमता बढ़ाकर किसी संदेश को लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। किसी भी जानकारी को लोगों तक बार बार पहुंचाने से भी इसे विश्वसनीय बनाया जा सकता है। किसी भी जानकारी को दोहराने या उसे याद करने में आसान बनाने से हम उसे ज्यादा भरोसेमंद बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग इस तरह विकसित हुआ है कि वह उन संकेतों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है जो हमें बार बार सुनाई देते हैं। जब हम कोई चीज पहचान पाते हैं तो दिमाग सुकून महसूस करता है। इसके उलट कभी कभी संज्ञानात्मक तनाव के वातावरण में हमारा दिमाग मुश्किल आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। किसी भी जानकारी को इस तरह पेश करने से संज्ञानात्मक तनाव को बढ़ाया जा सकता है, जिससे दिमाग परेशान हो जाए। उदाहरण के लिए जानकारियों को ऐसे अक्षरों में लिखना कि पढ़ने में समय लगे। इस तरह से लिखा हुआ टेक्स्ट देखकर दिमाग खुद ही सतर्क हो जाता है। उसे समझने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस स्थिति में हमारा दिमाग जानकारी को छोड़ देने के बजाय उसे पूरा समझने की कोशिश करता है। लेसन हाउ प्रोबेबिलिटीज आर प्रेजेंटेड इम्पैक्ट्स रिस्क जजमेंट। किसी विचार को हमारे सामने किस तरह पेश किया जाता है, इससे यह बहुत हद तक तय होता है कि हम उस विचार के बारे में क्या सोचेंगे और इससे जुड़ी समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे। किसी बयान या सवाल में शब्दों के इस्तेमाल को या उसके स्वरूप को थोड़ा बदलने से ही हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया में काफी बदलाव आ सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है रिस्क या खतरे की संभावनाओं को समझना। किसी खतरे की संभावना का हिसाब लगाने के बाद कोई भी यह सोच सकता है कि हर व्यक्ति
उस खतरे को उसी नजर से देखेगा। पर ऐसा नहीं है। पूरी तरह सही तरीके से तय की गई संभावनाओं को भी अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है अगर हम उनके आंकड़ों को बताने के तरीके में थोड़ा बदलाव कर दें। अगर किसी दुर्लभ घटना की संभावना को 1% के रूप में नहीं बल्कि बारंबारता के अनुपात से बताया जाए तो लोग उसे ज्यादा भरोसेमंद मानने लगते हैं। मिस्टर जोन्स वाले इस प्रयोग में 2 अलग अलग डॉक्टरों के समूहों से पूछा गया कि क्या मिस्टर जोन्स को मानसिक अस्पताल से छोड़ा जा सकता है। पहले समूह को कहा गया कि मिस्टर जोन्स जैसे मरीजों में दोबारा हिंसक हरकत करने की संभावना 10% है। दूसरे समूह से कहा गया कि मिस्टर जोन्स जैसे 100 मरीजों में से 10 के द्वारा हिंसक हरकत करने का अनुमान है। दूसरे समूह के डॉक्टरों में से लगभग 2 गुने डॉक्टरों ने मिस्टर जोन्स को अस्पताल से छोड़े जाने के खिलाफ फैसला सुनाया। इस उदाहरण से पता चलता है कि बड़े आंकड़ों के सामने भी हमारा दिमाग अक्सर भटक जाता है और आंकड़ों से ज्यादा उन भावनाओं पर ध्यान देता है जो हमारे मन में उभरती हैं। हम तार्किक आंकड़ों के बजाय ऐसी मानसिक तस्वीरों के आधार पर ज्यादा फैसले लेते हैं जो दिमाग में हलचल पैदा कर दें। इसे इस तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी दवाई के बारे में 2 तरह से बताया जाता है। पहला, यह दवाई बच्चों को X बीमारी से बचाती है, पर इससे स्थायी रूप से चेहरा खराब होने की संभावना 0.001% है। दूसरा, इस दवाई को लेने वाले 1 लाख बच्चों में से 1 बच्चे का स्थायी रूप से चेहरा खराब हो जाएगा। दोनों ही बातें एक ही हैं, पर दूसरा वाक्य दिमाग में एक विकृत बच्चे की तस्वीर पैदा करता है। इस वजह से यह ज्यादा भरोसेमंद लगता है और हम इस दवाई को देने से कतराने लगते हैं। लेसन: Why humans don't make reasonable decisions like machines? लोग कैसे फैसले लेते हैं? बहुत लंबे समय तक कई नामी अर्थशास्त्री यह मानते रहे कि इंसान तार्किक रूप से सोच विचार कर फैसला लेता है। यूटिलिटी थियरी के अनुसार लोग तर्कों के आधार पर फैसला लेते हैं और कई विकल्पों में से उस विकल्प को चुनते हैं जिससे सबसे अच्छा परिणाम या सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी थियरी कहती है कि अगर आपको कीवी से ज्यादा संतरा अच्छा लगता है तो आप इन 2 विकल्पों में से संतरा जीतने का मौका चुनेंगे। पहला, संतरा जीतने का 10% मौका, या दूसरा, कीवी जीतने का 10% मौका। सीधी बात लगती है ना? बहुत समय तक यही यूटिलिटी थियरी अर्थशास्त्र में मानी जाती रही और मिल्टन फ्रीडमैन और शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों का इस विचार पर बहुत जोर था। शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्री यूटिलिटी थियरी की मदद से यह साबित करना चाहते थे कि बाजार में लोग पूरी तरह से तार्किक तरीके से फैसले लेते हैं। इस तरह के लोगों को बाद में अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर और वकील केस सनस्टीन ने इकॉन्स का नाम दिया। इकॉन्स के अनुसार बाजार में सभी लोग वस्तुओं और सेवाओं को उनकी जरूरत के आधार पर आंकते हैं। साथ ही इकॉन्स के अनुसार किसी भी इंसान की आमदनी का सही मूल्यांकन उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जॉन और जेनी दोनों के पास $5 मिलियन की संपत्ति है। यूटिलिटी थियरी के अनुसार दोनों ही अपनी आर्थिक स्थिति से खुश होंगे क्योंकि दोनों ही बराबर के अमीर हैं। पर क्या होगा अगर हम इस उदाहरण को थोड़ा पेचीदा बना दें? मान लीजिए उनकी यह $5 मिलियन की दौलत एक ही दिन कैसीनो में जुआ खेलकर बनी है। वे दोनों बहुत अलग आर्थिक हालात से कैसीनो में आए थे। जेनी के पास 9 मिलियन थे जिनमें से वह 5 मिलियन हार गई, वहीं जॉन के पास 1 मिलियन थे जिनको उसने 5 गुना बढ़ा लिया। क्या आपको लगता है कि जॉन और जेनी दोनों इस 5 मिलियन से उतने ही खुश होंगे? शायद नहीं। इससे पता चलता है कि हम वस्तुओं का आंकलन उनकी उपयोगिता के अलावा और भी आधारों पर करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि किस तरह इंसान हमेशा तार्किक होकर उपयोगिता या यूटिलिटी को नहीं देखता, जैसा कि यूटिलिटी थियरी में बताया गया है। हम कई बार अजीब और बेतुके फैसले लेते हैं। लेसन: गट फीलिंग, व्हाई इमोशंस टिपिकली इन्फ्लुएंस आवर जजमेंट्स रादर देन लॉजिक। यूटिलिटी थियरी की जगह हम किस सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सवाल का एक जवाब है प्रोस्पेक्ट थियरी,
जिसे मनोवैज्ञानिक डैनियल कानेमन और अमोस ट्वेर्स्की ने विकसित किया था। कहनमैन की प्रोस्पेक्ट थियरी बताती है कि इंसान हमेशा तार्किक रूप से फैसले नहीं लेता, और यही वजह है कि यूटिलिटी थियरी पूरी तरह कारगर नहीं है। आइए इसे समझने के लिए दो परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। पहली परिस्थिति में आपको पहले ही RS 1000 मिल चुके हैं और आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला RS 500 और सुनिश्चित रूप से अपने पास रखना, या दूसरा एक और RS 1000 जीतने का 50% का मौका। दूसरी परिस्थिति में आपको RS 2000 मिले हैं और आपके पास दो विकल्प हैं। पहला RS 500 बिना कुछ किए गंवा देना, या दूसरा RS 1000 गंवाने का 50% का जोखिम उठाना। अगर हम हमेशा तार्किक रहते तो दोनों ही परिस्थितियों में हम एक ही विकल्प चुनते, पर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग पहली परिस्थिति में जोखिम नहीं लेना पसंद करते हैं और दूसरी परिस्थिति में जोखिम ले लेते हैं। प्रोस्पेक्ट थियरी से पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है। इससे कम से कम दो वजहें पता चलती हैं कि लोग हमेशा तार्किक फैसले क्यों नहीं ले पाते, और ये दोनों ही वजहें नुकसान से बचने की हमारी इच्छा से जुड़ी हैं। पहली वजह है हम किस स्थिति को अपना रेफरेंस पॉइंट मानकर चलते हैं। पहली परिस्थिति में जब हमने RS 1000 से शुरुआत की थी और दूसरी स्थिति में जब हम RS 2000 से शुरू करते हैं, तो हम अपनी स्थिति को अलग अलग नजर से देखने लगते हैं। इस वजह से हम अलग अलग तरह से जोखिम उठाते हैं। पहली स्थिति में अगर हमारे पास RS 1000 है और दूसरी स्थिति में अगर हमारे पास RS 2000 है, तो RS 500 तक पहुंचना पहले मामले में फायदा लगता है और दूसरे मामले में यह नुकसान लगता है। तार्किक रूप से देखा जाए तो इन दोनों स्थितियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, पर हमारा दिमाग फैसले लेते समय हमेशा हमारी शुरुआती स्थिति को ध्यान में रखता है, न कि किसी चीज की सही वैल्यू को। दूसरा कारण है डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी, जिसके अनुसार कभी कभी हम किसी भी चीज की सही कीमत से अलग कीमत आंकते हैं। हमारे लिए हर तरह के नुकसान अलग अलग तरह से महसूस होते हैं। RS 1000 कम होकर RS 900 होना हम पर अलग असर डालता है, जबकि RS 200 से RS 100 होना उससे अलग असर डालता है, जबकि दोनों स्थितियों में हम RS 100 ही गंवा रहे होते हैं। हमारे उदाहरण में RS 500 से RS 1000 पर जाना RS 700 का नुकसान तो जरूर है, पर RS 2000 से RS 500 पर जाने से हमारा मन ज्यादा नुकसान महसूस करता है। लेसन: Why the mind creates full representations to understand the world, yet leads to overconfidence and blunders. दिमाग में स्पष्ट तस्वीरें, कॉग्निटिव कोहेरेंस। हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को समझने और उनको जोड़कर एक पूरी मानसिक तस्वीर बनाने के लिए कॉग्निटिव कोहेरेंस के सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। जैसे कि हमारे दिमाग में मौसम के कई अलग अलग चित्र होते हैं। गर्मी का मौसम याद करते ही दिमाग में चटख धूप वाली एक तस्वीर बनती है। ये तस्वीरें किसी भी जानकारी को समझने और फैसला लेने में हमारी मदद करती है। फैसले लेते समय हम जो मानते हैं और हमारे फैसले इन्हीं मानसिक तस्वीरों पर आधारित होते हैं। जैसे अगर हम गर्मियों में बाहर जा रहे हैं तो कपड़ों का चुनाव करते समय हम दिमाग में बनी गर्मियों की तस्वीर से मदद लेते हैं, पर कई बार हम इन मानसिक तस्वीरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम इन्हीं तस्वीरों के आधार पर फैसले लेने लगते हैं, फिर चाहे हमारे आसपास के सबूत और जानकारी कुछ अलग ही क्यों न कह रही हो। उदाहरण के तौर पर गर्मियों के दिन भी मौसम विभाग बारिश या कम तापमान की भविष्यवाणी कर सकता है, पर आप फिर भी शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहन सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में गर्मियों की एक अलग तस्वीर बनी हुई है। हो सकता है बाहर जाने पर फिर ही आप ठंड महसूस करें। कई बार हमारे दिमाग में यह मानसिक तस्वीरें एकदम सही नहीं होती, पर फिर भी हम उन पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। कई तरीके हैं जिनसे इस अति आत्मविश्वास को कम किया जा सकता है और भविष्य के बारे में सही अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसके लिए एक तरीका है रेफरेंस क्लास फॉरकास्टिंग। इसका मतलब यह है कि किसी भी विषय के बारे में सोचते समय
हमें अपने दिमाग में मौजूद पहले से बनी बनाई तस्वीरों का नहीं, बल्कि इतिहास का सहारा लेना चाहिए। इस तरीके से ज्यादा सही भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। इसके लिए पिछली गर्मियों में हुई एक ठंडी या बरसाती घटना के बारे में सोचिए। आपने उस समय क्या कपड़े पहने थे? दूसरा तरीका यह है कि किसी भी काम के सफल होने या असफल होने के प्रतिशतित मानदंड या पैमाने पहले से तय कर लिए जाए। इस तरह से तैयारी पहले से की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा कवच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसले लेते समय आप सही सबूतों को सामने रखेंगे, न कि दिमाग में बनी बनाई तस्वीरों को। मौसम के उदाहरण से देखा जाए तो इस तरीके से सोचने पर आप गर्मियों में भी अपने साथ एक स्वेटर लेकर चलेंगे। इस किताब का सबसे अहम संदेश थिंकिंग फर्स्ट एंड स्लो पुस्तक में दिखाया गया है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग सिस्टम या तरीकों से काम करता है। पहला सिस्टम स्वचालित है और उसे बहुत कम ध्यान देने की जरूरत होती है। दूसरा सिस्टम जानबूझकर काम करता है और इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। हमारे विचार और हमारा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम उस समय हावी है।